हेलो बच्चों, चलिए आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो ये देखो हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या कर लिया था। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था चार्ज के बारे में कर लिया था, ठीक है। सेकेंड करंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। थर्ड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर लिया था। फोर्थ पोटेंशियल के बाद में रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। फिफ्थ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया था ना। आ जाओ, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी के बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है जी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी देखो क्या आया था अपना, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यही था ना। रो क्या था आपका? रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी होता है कि ये ना मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इट्स नॉट एबिलिटी, इट्स अ प्रॉपर्टी, है ना। अब जैसे मान लो कि एल्युमिनियम का वायर है, तो एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टी है वो रहेगी ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। कॉपर का वायर है तो कॉपर का प्रॉपर्टी रहेगा ही रहेगा, चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इट इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल, देन राइट इट। इट इज बेसिकली property of any conducting material, any conducting material, it is property of the any conducting material, डन ना? क्लियर है क्या कहानी? तो ये क्या होता है आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा? तो यूनिट के लिए देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी को क्या लिखा जा सकता है? R इंटू ए बाई एल। आर कहने का मतलब ओम, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो ये क्या हो गया? ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर, डन ना। तो यूनिट क्या हो जाएगा आपका? ओमेगा मीटर, क्लियर, ठीक है। अब किस केस में एक ऐसा भी डिफाइन किया जाता है, आपने बुक्स में डेफिनेशन देखा होगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल कब होता है, ठीक है। या एक ऐसा केस बना देगा व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज कंसीडर्ड एज 1 मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू द रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये बस एक केस है, जरूरी थोड़ी है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो लिखिएगा इफ length of the conductor, if length of the conductor is 1 meter and its cross sectional area 1 meter square, then क्या हो जाएगा? resistance is equal to the resistivity, then resistance is equal to the resistivity, resistance is equal to the resistivity। क्लियर है क्या कहानी? ठीक है। हाँ, इन मीन्स L इज इक्वल टू ए होना चाहिए। हाँ, L जब ए के बराबर हो जाएगा तो R जो होगा वो रो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं ना तो रेजिस्टिविटी चेंज होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, लिखिएगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, with the increase in temperature resistivity of a conducting material increased, resistivity of a conducting material ये क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर के बढ़ाने से,
ठीक है, तो जैसे हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था ना, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल टी, सेम यहां भी वही बात आएगा, बट इसको अपने को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो रो आर क्या था आपका, आर था रो इंटू एल बाई ए, मीन्स रो जो था वो आर इंटू ए बाई एल, क्या यही कहानी था, आर इंटू ए बाई एल, यही था ना, रो इज इक्वल टू। देखो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रेजिस्टिविटी इन तीनों पे डिपेंड करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया एंड द रेजिस्टेंस, क्लियर है ना। ठीक है, तो इन तीनों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, तो क्या लिखोगे, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब अगर एक कॉपर का वायर है सोचो, और 10 मीटर का लेंथ है तो भी रेजिस्टिविटी वही होगा, और 50 मीटर का है तो भी रेजिस्टिविटी वही होगा, क्लियर है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्वेश्चन दे करके लिखिएगा, राइट अ क्वेश्चन, प्रॉपर्टी है सिर्फ, हाँ टाइप्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंड किस पे करती है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द मटेरियल। Resistivity does not depends on L, A and R. It only depends on the type of the material. Clear ना कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि a copper wire having length 1 meter has resistivity x ohm meter, let then what will be the resistivity of wire of लेंथ 10 मीटर, क्या रहेगा, अगर लेंथ 10 मीटर हुआ तो सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा भाई साहब, तो x ही रहेगा, क्लियर ना कहानी, क्या रहेगा, x ओमेगा मीटर, x लेट किया था ना। ठीक है जी, तो ये होगी रेजिस्टिविटी की कहानी। अब आइए द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ओम्स लॉ। ठीक है, ये लिख लिया था क्या सबने, ठीक है, ये लिखो, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, डन। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट, चलिए द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, ओम्स लॉ। ठीक है, हेडिंग डालिए ओम्स लॉ। ओम साहब ने क्या बताया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, तो उसकी जगह पे ये आएगा लिखा हुआ कि एट अ सर्टेन फिजिकल कंडीशन, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट आता है। तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ओम साहब ने ये बताया कि वोल्टेज बढ़ाने से, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एक सर्टेन वोल्टेज पे ही होगा ये, मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही होगा ये काम। ठीक है, तो लिखिएगा एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड certain physical condition, at a certain temperature and the certain physical condition, current I is directly proportional to the
वोल्टेज, या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज V। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा, I प्रोपोर्शनल टू द V, मीन्स V बाई I जो होगा वो हो जाएगा आपका कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल टू द R, और R क्या है आपका रेजिस्टेंस। जी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो ग्राफ अगर अपने को बनाना हो VI कर्व, VI कर्व अगर बनाना हो तो ये देखो, ये हो गया आपका V, ये हो गया आपका I, और ये हो गया आपका थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू V बाई आई विच इज इक्वल टू R। ध्यान से देखो, tan थीटा जो होगा, tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस ना, यही होगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है V, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है बच्चे V, और ये कितना है I, तो tan थीटा कितना हो गया V बाई आई विच इज इक्वल टू R। ठीक है, मतलब अगर स्लोप जो है tan थीटा का, tan थीटा मतलब क्या होगा स्लोप, तो VI कर्व का स्लोप क्या देगा, रेजिस्टेंस। स्लोप अगर लार्जर है देन रेजिस्टेंस विल बी लार्जर। ठीक है, तो ये कर लिया गया। आइए नेक्स्ट। हाँ रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन ये एबिलिटी है, इसको बढ़ाया और कम करा जा सकता है। ठीक है, क्या है ये डन ना, ये यहां से यहां तक की बात है। क्लियर है क्या कहानी। चलिए कम टू द नेक्स्ट। स्लोप ऑफ VI कर्व गिव्स रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ VI कर्व गिव्स रेजिस्टेंस, जो VI कर्व का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। ठीक है जी, आइए क्वेश्चंस करते हैं। मान लो VI कर्व दिया हुआ है दो कंडक्टर का, लाइक दिस इज द वन, दिस इज द टू। आपके पास चार ऑप्शन है, R1 ग्रेटर देन R2, R1 इज लेस देन R2, R1 इज इक्वल टू R2, नन ऑफ दीज। बताना स्लोप किसका ज्यादा है, ये मान ले कि θ1 और ये मान ले कि θ2, तो θ2 इज ग्रेटर देन द θ1, मतलब R2 इज ग्रेटर देन द R1। क्लियर है कि कहानी। स्लोप जो है वो क्या देगा, रेजिस्टेंस tan थीटा। डन ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये I है और ये V है, ये 1 मान ले, ये 2 मान ले, IV दो कर्व दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल R1 जो होगा वो ग्रेट, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। आइए देखिए, स्लोप tan थीटा क्या होता था, V बाई आई, यहां पे क्या होगा tan थीटा I बाई V। देखो यहां से ये थीटा मान ले, है ना, इसी की बात कर लेते हैं, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हो आप, I बाई V, ये तो होता है I बाई V ना, तो I बाई V तो R होता ही नहीं है, V बाई I होता है ना R, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 बाई R लिख सकते हैं क्या। ठीक है, मतलब अगर स्लोप बढ़ेगा मींस रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, तो व्हिच वन इज द राइट आंसर, R1 इज ग्रेटर देन द R2। क्लियर है कहानी। ठीक है, राइट इट, डन ना। चलिए एक और क्वेश्चन इसके बाद करते हैं हम लोग। सपोज करो कि क्वेश्चन ऐसे दे दिया, व्हाट विल बी द
what will be the value of resistance if voltage become 4 times and current become double। तो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ वोल्टेज बिकम 4 टाइम्स एंड करंट बिकम डबल। तो आर क्या होता है, V बाई आई। तो वोल्टेज बिकम 4 टाइम्स, करंट बिकम डबल, मतलब क्या हो गया 2। अगर आर डैश करे तो 2R, यही सोचा होगा। गलत है भाई। रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। ये वोल्टेज और करंट पे कब से डिपेंड करने लग गया। क्लियर ना कहानी। तो जल्दबाजी मत किया कीजिए। रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन द लेंथ, एरिया एंड द टेम्परेचर। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड द करंट। क्लियर है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये होगा नो चेंज। क्लियर है ना कहानी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, नो चेंज। डन। क्लियर है कि कहानी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और ओम्स लॉ के बारे में। इससे ज्यादा तो और आपसे क्या ही पूछेगा। एक पूछ देता है कभी ओमिक मटेरियल और नॉन ओमिक मटेरियल क्या होता है। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है वो ओमिक मटेरियल है। ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल। देखो ये क्या होगा, ओमिक फॉलो ओम्स लॉ, नॉन ओमिक डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। क्लियर है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है, नहीं करता। सेमीकंडक्टर क्या ओम्स लॉ को फॉलो करता है, जी नहीं करता बिल्कुल। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर इज नॉन ओमिक। सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा आपका, नॉन ओमिक मटेरियल है। क्लियर है क्या कहानी। ठीक है, बस ये थी। हाँ, जो कंडक्टर्स भी ओमिक है ना वो सर्टेन टेम्परेचर पे ही है। डन ना। जो कंडक्टर्स हैं वो ओमिक मटेरियल है बट सर्टेन टेम्परेचर पे ही है। टेम्परेचर अगर ज्यादा करेंगे तो चेंज होगा। तभी तो ओम साहब ने बड़ी चालाकी से लिखा है एट अ सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कैसे बढ़ा भाई, पंगा है ना। इसीलिए ये वैलिड कहां तक होता है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है। देन दिस वाज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करते हैं।